अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। और अल्लाह करे कि आप सब लोग बिल्कुल मज़े में हों, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास हूँ। और आजकल हर तरफ से बस शादियों की और शादियों की खबरें सुन रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पिछले एक महीने में पाकिस्तान के तमाम जवान लोगों ने शादी कर डाली है। और हमारे अपने रिश्तेदारों में पिछले दिनों एक शादी थी, जिसकी वजह से हमारे घर में पिछले 3 दिन से कराची, हैदराबाद और कनाडा से मेहमान आए हुए थे। और हम लोग बस अभी अभी उन सारे मेहमानों को खुदा हाफिज़ करके लाहौर रेलवे स्टेशन से घर वापस पहुँचे। और घर के हाल अहवाल आपके सामने ही हैं। जगह जगह चीज़ें बिखरी हुई थीं। और ये देखें, किसी ने अपना कोट उतारा और उसका कवर टीवी के ऊपर ही छोड़ दिया। और बाबा 3 दिन से मुझसे कह रहे हैं कि मुलैली ये जितने भी सोफ़े हैं इनके कुशन किधर हैं, मुझे नज़र ही नहीं आ रहे, ज़रा ढूंढ कर लाओ। और मैं ऊपर आया हूँ तो मैंने देखा है कि सारे के सारे कुशन तो हारिस भाई के बेडरूम में पड़े हुए थे। और ये देखें, यहाँ पर टिशू फेंका हुआ है किसी ने। तो बस यही होता है, आपको पता ही होगा कि जब शादी में, हंगामे में और रौनक में ये सारी चीज़ें दरहम भरम हो ही जाती हैं। और आपको पता है, हम लोग बस अभी ये सारी चीज़ें देख ही रहे थे कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, तो अचानक हमारे घर पर एक कॉल आती है। और हमें पता ये चलता है कि हमारे रिश्तेदारों में से 2 लोगों को डेंगू वायरस हो गया और वो दोनों लाहौर हॉस्पिटल में शदीद क्रिटिकल हालत में पड़े हुए हैं। मामा तो ये खबर सुनकर इतनी शॉक्ड हो गई और हम सब लोगों के भी हाथ पांव फूल गए। मतलब एक तरफ हमारे घर में शादी के फंक्शन ख़त्म हुए और दूसरी तरफ इतनी हैबतनाक इतला मिली है, तो हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। और हारिस भाई ने तो उनसे कॉल पर बात की और ये कहा कि आप लोग मुझे हॉस्पिटल का नाम बताएं और मैं आ रहा हूँ। तो हारिस भाई और हसान भाई फौरी तौर पर गाड़ी लेकर निकल गए थे। और थोड़ी देर बाद हसान भाई वापस आ गए थे, लेकिन हारिस भाई ने हॉस्पिटल में ही रात गुजारी थी। और अगले दिन उनकी आई थिंक ऑफ थी। सो बस इसी वजह से हम लोग अब थोड़ा सा परेशान हो गए थे। आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि अब उनकी हालत बेहतर हो जाए। सो अब ये अगले दिन का क्लिप है और मामा ने मुझे भेज दिया है अभी अभी कि जाओ मेरे लिए 1.25 किलो चिकन लेकर आ जाओ, ताकि मैं उसको पकाकर फारिग हो जाऊँ फिर। तो बस मैं आ गया था चिकन लेने के लिए और मैंने अंकल से कहा कि अंकल हड्डी वाला गोश्त बनाना है। पिछली दफ़ा भी आपको कहा था कि हड्डी वाला गोश्त दें, आपने उठा के मुझे बोनलेस दे दिया था। और अंकल ने कहा कि अच्छा बेटा, इस दफ़ा ये गलती नहीं होएगी। और आपको पता है, इस पूरी लाइन में इतने चिकन वाले हैं, इतने चिकन वाले हैं कि मैं जब भी चिकन लेकर वापस जा रहा होता हूँ तो बाकी सब लोग मुझे इतनी हसरत से देखते हैं कि बेटा चिकन तो हमारे पास भी थी, आप हमसे ले लेते। मैं उनसे कहता हूँ कि चले अंकल, अगली दफ़ा मैं आपसे ले लूँगा। आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे कितना डिस्काउंट देंगे। समझ रहे हो? तो बस डिस्काउंट के नाम पे सब लोगों की ज़बान को ताला लग जाता है और उसके बाद वो मुझसे दोबारा ये फरमाइश नहीं करते कि बेटा हमसे गोश्त ले लेना। और आपको पता है कि हमारे घर में जब भी गोश्त आना होता है ना, तो मामा मुझे ही भेजती हैं गोश्त लेने के लिए, क्योंकि मैंने अब इतनी दफ़ा गोश्त ले लिया है कि मुझे गोश्त लेने की प्रैक्टिस हो गई है। और मैं तो बल्कि हसान भाई को कह भी रहा था कि हसान भाई, आपको गोश्त लेना आता है? गोश्त लेना भी एक कला है, कला। अच्छा। वरना गोश्त वाले ऐसी डंडी मारते हैं और आपको समझ में नहीं आती कि कुछ बोटियां तो अपने पास गिरा लेते हैं और आपको महंगा गोश्त देते हैं और 2-2 कलेजियां डाल देते हैं या 2-2 पोटे डाल देते हैं। तो हसान भाई मेरी बातों को इतनी खामोशी से सुन रहे थे कि ये क्या बात कर रहा है, किस दुनिया की बात कर रहा है। मैंने कहा मैं इसी दुनिया की बात कर रहा हूँ। और हसान भाई को देखें ज़रा, हसान भाई को नज़ला हो गया है, उनको बुखार हो गया है और उनको उनको इतनी ज़्यादा खांसियाँ आ रही हैं कि फिर खैर मामा ने तंग आकर उनके लिए आज स्टीम तैयार की है। इसके अंदर लौंग डली है, इलायचियाँ डली हैं और विक्स डली है। और इन सबको घुमाकर मामा ने चूल्हे पर चढ़ा दिया था और हसान भाई को कहा कि अब इसके ऊपर खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लें। हसान भाई वैसे इससे बहुत भागते हैं और उनका जी घबराता है कि मैं कैसे लूँ ये स्टीम, लेकिन फिर भी हसान भाई को जब बाबा ने थोड़ा प्रेशर डाला तो फिर हसान भाई ले रहे थे और उनको पता ही नहीं था कि मैं उनकी वीडियो बना रहा हूँ। मामा को पता चल गया था, लेकिन मामा ने मुझसे कहा कि चुप 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 चुप, ये बस अब स्टीम ले रहे हैं ना, यही बहुत बड़ी बात है। और ये दोपहर के 11 या 12 बज रहे थे। हमने अपने जितने भी गद्दे और खेस मेहमानों के आने की वजह से निकाले थे ना, अब हमने आज उनको धूप में रख दिया है, ताकि इनके अंदर जितनी भी अगर कोई नमी आ गई है तो वो निकल जाए और हम इनको दोबारा से अपनी संदूक में तह करके रख देंगे, जब तक कि इनका हमें दोबारा ज़रूरत ना पड़े निकालने की। इतने खेस थे, मेरा तो कंधा थक गया इनको पहले तो तार पर डालने में, और फिर जब ये सूख गए थे तो फिर इनको संदूक में एक के बाद एक बिछाने में। बिल्कुल कंधे जवाब दे गए थे मेरे। और अब सारे बर्तनों की बारी है। पहले एक गद्दे और बिस्तर और अब बर्तनों, इनको साफ करके खुश करके अब इनको मामा ने कहा कि ड्रॉर में लगाना है।
मैंने कहा अच्छा मामा लगाता हूँ, पहले अपने कंधों को तो थोड़ा हल्कान हो गया हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगा, उसके बाद ये वाला काम करूँगा मैं। मामा ने मुझसे जब चिकन मंगवाई थी तो साथ में चिकन के अलावा मुझसे चाय की पत्ती और ये फजल स्वीट, ये वाली मिठाई ये भी मंगवाई थी। और आपको पता है ये मिठाई क्यों मंगवाई गई है? नहीं। मैं आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ। असल में हमारे घर जब मेहमान आए हुए थे तो वो मेहमान इतने ज़्यादा थे कि आधे मेहमान हमारे हमसाए वाले घर में सोए थे। तो जब मेहमान चले गए और हम उस हमसाए वाले घर से अपने बिस्तर उठाने के लिए गए तो एक 5-6 साल का बच्चा हमारे पीछे पीछे आ गया और हमसे कहने लगा कि भाई शादी वाले घर से कोई मिठाई नहीं आई। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? हमने कहा अरे इसकी उम्र, हसन भाई इसकी उम्र देखें और इसकी बात देखें, कैसे मज़े से इसने मिठाई का मुतालबा कर दिया। और इसको ये भी खबर है कि जब शादियां होती हैं तो फिर मिठाइयाँ भी बढ़ती हैं। तो फिर मामा को हमने आकर बताया कि मामा वो अब्दुल अहद इतना सा जो है 5-6 साल का, वो हमसे मिठाई की बात कर रहा था। मामा ने कहा चलो भाई फिर मिठाई मंगवानी पड़ेगी। मामा ने मिठाई मंगवाई और आधी हमने उनके घर भेजी और बाकी की आधी मिठाई हम लोगों ने खुद खा ली थी। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, आजकल के बच्चे, उनके कद इतने इतने से होते हैं लेकिन उनका दिमाग बहुत चलता है। हमारा तो जब हम इतने थे 5-6 साल के, हम तो बस पानी पीते थे खुद और रोटी खा लेते थे। इससे बढ़ के हमसे कोई मुंह से एक्स्ट्रा बात नहीं निकलती थी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? और अब हो चुका है ट्यूशन पढ़ाने का टाइम। आज हाशिर ट्यूशन पढ़ने के लिए आ गया और हाशिर के अलावा कोई और बच्चा नहीं आया। हाशिर का इसीलिए काम काफ़ी जल्दी कंप्लीट करवा दिया था मैंने। और काम ख़त्म करने के बाद मैं हाशिर के साथ कुछ मस्तियाँ कर रहा था, जैसा कि आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। हाशिर ने कहा कि भाई आज बाकी बच्चे क्यों नहीं आए? मैंने कहा तुम ये छोड़ो कि बाकी बच्चे क्यों नहीं आए, मुझे तुम ये बताओ कि तुम आखिर क्यों आ गए हो आज? आज इतवार है। तो कहने लगा आज आज इतवार है? मैंने कहा जी हाँ आज इतवार है। और खैर मुझे आपके बाबा का मैसेज आ गया था, वो कह रहे हैं आपका कल ऑरल टेस्ट है इस्लामियात का, तो बस इसीलिए आए हो तुम, बाकी बच्चों का क्यों पूछ रहे हो? हाशिर के जाने के बाद मैंने जो प्याज लेने के लिए स्टैंड का रुख किया तो देखा कि हमारे प्याज वाले स्टैंड के पास इतनी इतनी छोटी छोटी हज़ारों चूंटियाँ मौजूद थीं। पता नहीं ये आजकल क्या हो रहा है, कहीं कोरोना वायरस है, कहीं पर नज़ले, बुखार, डेंगू वायरस, और यहाँ पर हमारे घर में ढेरों चूंटियाँ भी मौजूद हैं। आप लोग मुझे बताएं, मतलब हमारे घर में तो सच बताऊं कोई मीठी चीज़ घर में लाकर हम लोग रख नहीं सकते, उसको छोड़ नहीं सकते बिल्कुल। जैसे ही छोड़ा समझो वो चीज़ तो चींटियों की नज़र हो गई। इसीलिए मामा या तो फिर फ्रिज में रखती हैं या फिर पानी में तैरा देती हैं उस चीज़ को। और हमारे पापा रात को उठ उठ कर बिस्किट खाते हैं क्योंकि उनको शुगर है ना, तो आपको पता है शुगर वाले लोगों को थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाना होता है। तो बाबा ने कल रात को उठकर जब बिस्किट खाने के लिए पैकेट खोलने की कोशिश की तो बाबा ने कहा कि अरे इस पैकेट का तो पहले ही इफ्तिताह हो चुका है और चींटियाँ इसका इफ्तिताह कर चुकी थी। पैकेट में जगह जगह सुराख हुए हुए थे और सारे बिस्किट के ऊपर चींटियाँ लगी हुई थी। पापा ने तो बड़े कटे दिल के साथ उस सारे बिस्किटों को डस्टबिन में फेंक दिया था। लेकिन मैं भी बहुत चालाक हूँ। आज मैंने जब देखा कि इतनी सारी चूंटियाँ एक साथ मौजूद हैं तो मैंने फ़ौरन से पहले मॉर्टीन निकाला और इन सारी चूंटियों को एक ही निशाने में चित कर दिया। पहले मुझे लग रहा था कि ये मरेंगी या नहीं मरेंगी, लेकिन फिर खैर मैंने थोड़ी देर बाद आकर देखा था तो सारी चींटियाँ चिपकी हुई थी दीवार पर और कुछ चींटियाँ तो मुर्दा हालत में ज़मीन पर पड़ी हुई भी मुझे नज़र आ गई थी। आजकल हल्की हल्की सर्दी भी पड़ना शुरू हो गई है लाहौर में। बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं तो जैकेट और स्वेटर पहनकर आना शुरू हो गए। अब आहिस्ता आहिस्ता नवंबर तो आधा गुजर ही गया है तकरीबन, नवंबर के बाद दिसंबर आ जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। हर तरफ सर्दियाँ ही सर्दियाँ हो जाएंगी और लाहौर में तो वैसे ही सर्दियों में इतनी ज़्यादा धुंध होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस खैर एनीवेज ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज सब सबर करा सारा अल्लाह हाफिज़।